हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है सर? बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी हैव कवर्ड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हमें एक नए फिनोमेना पे आना है, एक नया इवेंट जो लाइट शो करता है। ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एल ई को आर ए से रिप्लेस कर दिया, लेकिन सर इट इज नॉट दैट इजियर, इट इज नॉट दैट मच इजियर जितना आसान मैं आर ए को एल ई से कन्वर्ट करके कर रहा हूं। पूरा फिनोमेना ही चेंज हो गया। रिफ्लेक्शन अलग चीज थी, रिफ्रैक्शन अलग चीज है। ठीक है, चलिए सर, तो शिद्दत के साथ ध्यान बोर्ड पर और कान मेरी आवाज पर। तैयार है? चलिए बच्चे, तो हम लोग बात कर चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अभी हमें बात करनी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है। अभी मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन में हमने ये देखा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उस सरफेस से कोलाइड करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रे ऑफ लाइट आए, किसी सरफेस पे जाए और सरफेस के अंदर चली जाए, मतलब दूसरे मीडियम में चली जाए? है ना? बिल्कुल, यस, इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है और एक्चुअली में ऐसा होता भी है, हमारी डेली लाइफ में बहुत होता है। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, सारे फिनोमेना बताऊंगा अभी डेली लाइफ में कहां पे कब इस चीज को देखा जा सकता है। सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, तो फोकस ऑन द बोर्ड। ठीक है, चलिए सर, हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है किसी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं बच्चों, मीडियम, ये एक्चुअली में एक तरीके से फ्लो, जो पाथ होता है ना, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ लाइट बोल सकते हो आप। फॉर एग्जांपल हमारे लिए रोड होता है ना, जिसमें हम चलते हैं, तो रोड हमारे चलने का एक मीडियम हो गया। ठीक है, ऐसे ही मीडियम बेसिकली क्या होता है कि लाइट को फ्लो करने के लिए कौन सी चीज आप प्रोवाइड करवा रहे हो, लाइट किस एनवायरनमेंट में, किस जगह पर, किस सराउंडिंग्स में वो फ्लो कर रहा है, उस चीज को मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, पास करता है, ठीक है, तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाता है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो सर इस लाइन के नीचे अलग मीडियम है और इस लाइन के ऊपर अलग मीडियम है। मान लो ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। ठीक है, कोई लाइट आ रही थी ऐसे, एंगल आपको पता ही है, नॉर्मल से लिए जाते हैं, मैंने नॉर्मल बना दिया। तो कोई लाइट आ रही थी नॉर्मल से आई एंगल पे। ठीक है बच्चों, अगर ये सीधी जाती तो इसको जाना इधर चाहिए था, अगर ये सीधी जाती तो इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से, दैट इज इट्स ओरिजिनल पाथ, इस ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई। डेविएट का मतलब हो सकता है इधर दूर हट गई हो सकता है इधर पास आ गई। बात समझ में आ रही है? तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, हट गई। इस इवेंट को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं सर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई क्या? है ना? तो जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट किसी इंटरफेसिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, किसी इंटरफेसिंग सरफेस पर इंसिडेंट होती है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वो इंटरफेसिंग सरफेस पर आकर अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई है? चलिए सर, डेफिनेशन लिख रहे हैं हम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है सर? when light travels, when light travels from one medium to another medium, from one medium to another medium, it gets deviated from its original path, at interfacing surface of
मीडियम्स, मीडियम्स की जो इंटरफेसिंग सरफेस है ना, उस सरफेस पर आकर के ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस फिनोमेना इज नॉन एज, दिस फिनोमेना इज नॉन एज, दिस फिनोमेना is known as, this phenomena is known as refraction of light, refraction of light। ठीक है सर, ठीक है, क्या पढ़ा हमने? when light travels from one medium to another medium, it gets deviated from its original path at interfacing surface of mediums। ठीक है, this phenomena is known as refraction of light। क्लियर? ठीक है, अभी मैंने आपको डायग्राम बना करके एक बात समझाई थी कि ये इस नॉर्मल से ओरिजिनल पाथ से दूर भी जा सकता है और पास भी आ सकता है। ठीक है बच्चा लोग, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि ये किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। बात समझने की कोशिश करना। दो तरीके के मीडियम्स होते हैं, दो तरीके के मीडियम्स होते हैं। ठीक है, एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है। मैं आपको यहां पर नोट पे ये चीजें बता देता हूं। ठीक है, इसको नोट डाल के नोट कर लेना छोटा सा। एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। नाम से थोड़ा सा तो बात समझ में आ रहा होगा। रेयरर का मतलब होता है ना, बोलते हैं ना बहुत रेयर है, तो बहुत कम होता है, मतलब लाखों में एक बार होता है, रेयर है ना। डेंसर का मतलब एक साथ इकट्ठा टाइप में, ऐसी कुछ फीलिंग आती है ना इनको देख के। ठीक है, तो बच्चा लोग वैसे ही इनका मतलब भी है, ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान दे रहे हो रेयरर वर्ड और डेंसर वर्ड पे, तो ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड हैं। थोड़ा सा इंग्लिश की बात कर ले, रेयरर और डेंसर ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड हैं। आपने 10th क्लास में डिग्रीज पढ़ी होगी, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा होगा, है ना। गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ा है ना। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो ये कंपैरेटिव डिग्री के हैं, कंपैरिजन शो कराते हैं। बेटर मतलब उससे अच्छा, तो उससे अच्छा दो चीजें बताता है। एक तो कौन है जिससे अच्छे की बात हो रही है, और एक उससे अच्छा जिसकी बात हो रही है वो कौन है। तो दो लोगों की तुलना हो रही है ना, कंपैरिजन हो रहा है ना। वही सेम चीज यहां होगी सर। ध्यान रखना, रेयरर और डेंसर कोई सिंगल मीडियम नहीं होता। रेयरर और डेंसर कोई सिंगल मीडियम नहीं होता। हमेशा कोई मीडियम किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में रेयरर या डेंसर हो सकता है ना। कोई मीडियम किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में रेयरर या डेंसर हो सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं सर, यहां सुनो। रेयरर मीडियम क्या होता है? इफ particles of one medium are farther than the other medium, then one medium या first medium, then first medium is called rarer medium, rarer medium with respect to another medium। With respect to another medium, ध्यान से सुनना। कोई सिंगल मीडियम कैन नॉट बी रेयर मीडियम, एनी सिंगल मीडियम कैन नॉट बी, कैन नेवर बी रेयर मीडियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों तुलना जरूरी है। रेयर इज अ कंपैरेटिव वर्ड। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगर किसी एक मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, किसकी तुलना में? किसी दूसरे मीडियम के पार्टिकल्स की तुलना में, तो हम पहले मीडियम को दूसरे मीडियम की तुलना में रेयरर बोलेंगे। ठीक है, रेयरर बोलेंगे। क्लियर है? और डेंसर क्या हो जाएगा सर? अगर किसी एक पार्टिकल के पार्टिकल्स, इफ द पार्टिकल्स ऑफ वन मीडियम, if the particles of one medium are closer than the other medium, then first medium is called denser,
विद रेस्पेक्ट टू, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, अनदर मीडियम, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स चाहिए तो बच्चों सिंपल सी बात है, मान लो जैसे 3 मीडियम में आपको बताऊं, नॉर्मल जो आप डेली लाइफ में देखते हो, एक तो एयर, एक वाटर और एक ग्लास। एयर में से तो लाइट फ्लो कर ही रही है, लाइट जा ही रही है, प्रोपेगेट कर ही रही है ना। वाटर के अंदर से भी लाइट दिखती है भाई, वाटर के अंदर आप कुछ डाल दो, पानी में कुछ डाल दो तो वो चीज मुझे दिखती है ना, दिख रही है, इसका मतलब वहां से लाइट निकल के आ रही है मेरे पास, तो वाटर में भी लाइट फ्लो करता है। और ग्लास के आर पार तो मुझे दिखता ही है ना, ग्लास के आर पार तो दिखता है, मतलब ग्लास के अंदर से भी लाइट फ्लो करता है, ठीक है। तो ग्लास, अब लाइट को फ्लो करने के लिए कौन कौन से मीडियम मिल रहे हैं, एक बार तो एयर मिला, एक बार वाटर मिला, वाटर में से गया, एक बार ग्लास में से गया तो ग्लास मिला, 3 मीडियम मिल रहे हैं ना, है ना। इन तीनों मीडियम्स को देखो सर, किसके पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर दूर है, एयर के, किसके पार्टिकल सबसे ज्यादा पास पास है, ग्लास के। लेकिन वाटर क्या है, बीच का हो गया, तो वाटर को आप रेयरर बोलोगे कि डेंसर बोलोगे, बोलो भाई, डिपेंड करेगा कि आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो। अगर वाटर की बात आप एयर से करो तो एयर की तुलना में तो वो डेंसर है क्योंकि पास पास है, लेकिन अगर वाटर की बात आप ग्लास से करो तो गिलास की तुलना में वो रेयरर है क्योंकि ग्लास के उससे भी ज्यादा पास पास है। बात समझ में आ गई ना। तो आई थिंक आप रेयरर और डेंसर समझ चुके हो क्या होते हैं, क्लियर। सिंगल मीडियम को रेयरर मत बोलना, डेंसर मत बोलना, मीडियम हमेशा एक दूसरे के कंपैरेटिवली रेयरर या डेंसर होते हैं, क्लियर हुई बात, पक्की बात है। चलिए तो इनको नोट कर लेना, रेयरर और डेंसर को, जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया। चलिए अब वापस आते हैं अपने रिफ्रैक्शन पे। आपको ये रेयरर और मीडियम आना चाहिए था, इसलिए मुझे बताना पड़ा, क्योंकि जब आप देखोगे कि वो किधर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के पास आएगी, है ना, तो उसके लिए रेयरर और डेंसर का पता होना जरूरी था, ठीक है। अब देखना सर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम वापस आ गए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम वापस आ गए, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा कि जब भी कोई रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उन दोनों मीडियम्स की इंटरफेसिंग सरफेस पर अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। अब बच्चों ये जो रे है ये दो तरीके से जा सकती है, हो सकता है कि ये रे रेयरर टू डेंसर प्रोपेगेट कर रही हो सकता है, और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ये रे डेंसर टू रेयरर प्रोपेगेट कर रही हो। भाई दो मीडियम है तो उनमें से कोई एक किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में डेंसर और किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में रेयरर तो हो गई। एयर और वाटर ले लो तो एयर तो रेयरर हो गई वाटर के कंपैरिजन में, लेकिन वाटर डेंसर हो गया एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो या तो रेयरर टू डेंसर जा रही हो या डेंसर टू रेयरर जा रही हो, दो ही केस पॉसिबल है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है। इन दोनों मीडियम्स में ध्यान से सुनना सर, अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है इसका मतलब रेयरर का मतलब दूर दूर पार्टिकल थे, एकदम फ्री इलाका था, डेंसर मतलब अब पार्टिकल्स पास पास आ गए, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया, है ना। तो जब भी हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो हम कंजेस्टेड हो जाते हैं, इसका मतलब हम खुल के नहीं चलेंगे, दूर नहीं भागेंगे, अपने पाथ के पास चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब अपने एम की तरफ चलने की कोशिश करेंगे, कंजेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या समझे हम कि बच्चों जब फ्री इलाके से कोई रे कंजेस्टेड एरिया में आ रही है, डेंसर में आ रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, वो नॉर्मल से दूर जाने की नहीं सोचेगी। ध्यान से सुनना इस बात को। मान लो ये कोई मीडियम की इंटरफेसिंग सरफेस है, ठीक है, यहां पर मान लो रेयरर मीडियम है और यहां पर मान लो डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना सर, ये मान लो नॉर्मल है, ठीक है, कोई रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाकर के इंसिडेंट हो रही थी, ये लो, ये कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी, आई पे, ठीक है। अब क्या हुआ सर, रिफ्रैक्शन के बाद इसको जाना तो ऐसे था, जाना तो इसको ऐसे था, बात समझ में आ रही है, सीधे सीधे एकदम, लेकिन हुआ क्या, मैंने बोला ना अभी यहां तो फ्री मीडियम था, यहां पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, तो ये कंजेस्टेड हो जाएगी, अब ये खुल के नहीं चलेगी, दूर नहीं जाएगी, क्या हो जाएगा, पास आ जाएगी। तो ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, इधर की तरफ आ गई, कितने एंगल पे, आर पे। और जब ये रेयरर टू डेंसर जा रही है तो आर इज लेसर देन टू आई, ये चीज ध्यान रखना। रेयरर से डेंसर जा रही है तो देखो क्या हुआ,
ये बेंड हो गई किधर, नॉर्मल की तरफ। किधर बेंड हो गई सर, नॉर्मल की तरफ। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये किधर बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। क्लियर? अच्छा, अब बात करें बच्चों डेंसर टू रेयरर की। तो डेंसर टू रेयरर क्या है? मान लो ये इंटरफेसिंग सरफेस, ये वाला मीडियम है डेंसर, डेंसर मीडियम, और ये वाला मीडियम है रेयरर मीडियम। ठीक है, ये मैंने मान लो बना दिया नॉर्मल। कोई रे इंसिडेंट हो रही थी कोई एंगल बना करके, ये आई एंगल बना करके, ये जाती कैसे सर, सीधे सीधे तो ऐसे जाती है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ सुनो, यहां पर ये क्या है, डेंसर मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका, ज्यादा पास पास है पार्टिकल, है ना। तो डेंसर भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो हम थोड़े ऐसे ऐसे चलते हैं, जैसे ही खुला रास्ता आया फिर हमारी स्पीड तेज हो जाती है, मतलब हम एकदम खुल के चलने लग जाते हैं। तो मतलब इस बार हम कंजेस्टेड नहीं हो रहे, इस बार फ्री हो रहे हैं। फ्री हो रहे तो रे एकदम झपट्टा मार के छूटेगी। बात समझ में आ रही है? तो रे फैल जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अभी रे अपने ओरिजिनल पाथ से और दूर हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से और दूर, मतलब नॉर्मल से अवे हो गई, नॉर्मल से अवे हो गई। यहां पर तो नॉर्मल की तरफ हुई थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहां पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात समझ में आ गई क्या? ये ओरिजिनल पाथ था, जाना इधर था लेकिन गई उधर। ठीक है, तो ये चीजें याद रह जाएंगी। यहां पर क्या हो रहा है सर, जो एंगल बना रही है रे आर, रिफ्रैक्शन एंगल बन रहा है। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जितने एंगल पे वो रिफ्रैक्ट हुई, तो उन दोनों में रिलेशन क्या है सर, कि आई इस बार छोटा है, ज्यादा दूर चलेगी। भाई आई तो ये था ना, ये था आई, ठीक है, लेकिन आर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, नॉर्मल से और दूर चलेगी। तो इसका मतलब यहां पर आर ग्रेटर देन टू आई है। बात समझ में आ गई? ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सर, कि जब रे रेयरर टू डेंसर जा रही हो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक है, और अगर डेंसर टू रेयरर जा रही हो तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव हो जाती है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से इस चीज को कंप्लीट करें, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करें, इस चीज को कंप्लीट करें। कर लिया सर, मिटाएं? देखें, अब इन दोनों के बारे में लिखना है अभी हमें। ठीक है, इसको बाद में मिटाएंगे। एक चीज और नोट कर लो, यहां पर लिख लेना इसको, रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर क्या होता है। देखिए सर क्या हो रहा है एक्चुअल में, ध्यान से सुने क्या हो रहा है सर। रेयरर टू डेंसर जा रही है, क्या होता है, व्हेन लाइट प्रोपेगेट्स, प्रोपेगेट्स का मतलब लाइट का चलना है ना, लाइट प्रोपेगेट्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, it gets bent towards the normal, it gets bent towards the normal। ठीक है, तो ये किधर झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें क्या हो रहा है सर, when light propagates, when light propagates from denser to rarer, denser to rarer, it gets moved away from the normal। ये किधर मूव हो जाती है सर, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से बाहर की तरफ। ठीक है, तो जब ये भीड़ भाड़ वाले खुले इलाके से भीड़ में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक गई, और जब भीड़ वाले इलाके से खुले में आ रही है तो भाग गई, मतलब दूर हट गई। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखना। चलिए, नोट डाउन द थिंग्स अगेन, हरी अप। नोट कर लिया, मिटाएं? ठीक है, चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया कि सर किस तरीके से रे डेविएट हो रही है, किस तरीके से रे डेविएट हो रही है। ये चीजें समझ में आ गई ना सर, पक्की बात है। चलिए, अब हम देखते हैं सर, रिफ्रैक्शन तो हमने समझ लिया कि ठीक है डेविएट होती है, ये भी समझ लिया कि किस तरीके से डेविएट होगी, कौन से मीडियम से कौन से में जाएगी, तो क्या डेविएशन आएगा, नॉर्मल से अवे जाएगी या नॉर्मल की तरफ आएगी। क्लियर है सर? चलिए, अब चलो बात करते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं बेटा, क्या होते हैं देखें,
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज। ठीक है, देखें बच्चे रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ पढ़ा था इसके लिए भी सेम ही है, इसके लिए भी सेम ही है। देखें दो चीजें बनती है ना बेटा डायग्राम में, क्या क्या बनते हैं? हो सकता है रे डेंसर टू रेयर आ रही हो सकता है रे डेंसर टू रेयर आ रही हो, है ना। एक तो बनता है ये कि जब वो डेंसर से रेयर आ रही हो, ठीक है, और एक बनता है ये जब वो रेयर से डेंसर जा रही है। ठीक है, मान लिया यहाँ पर रेयर है, यहाँ पर डेंसर है। बेटा बताना जरूरी होता है ना, मीडियम के बारे में जानकारी जरूरी है। अगर हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो मान लो यहाँ पर डेंसर है, ठीक है, यहाँ पर डेंसर है और यहाँ पर मान लिया रेयर है, ठीक है, इस इंटरफेसिंग सरफेस के नीचे। बच्चों लोग रे कोई नहीं थी, वो रे आई, इसको जाना कैसे था? सीधे सीधे ऐसे, ठीक है, लेकिन रे डेंसर से रेयर में आ रही है ना, और दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर हट जाएगी नॉर्मल से। ठीक है, ये एंगल आई, ये एंगल आर, क्लियर है बच्चों? मान लो यहां पर कोई नहीं आ रही थी ऐसे, ठीक है, अब इस रे को जाना तो ऐसे था, ठीक है, लेकिन ये रेयर टू डेंसर आ रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, ठीक है, आई एंगल पे आ रही थी, आर एंगल पे चली गई। ठीक है सर? अच्छा जी, अब ध्यान से सुनो सर, अब ध्यान से सुनना सर, क्या बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट लॉ देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये तो कौन सी है? इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट हो रही है। ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। यहां पर ये कौन सी है? इंसिडेंट रे, यहां पर ये कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। तो बच्चों पहली बात, और ये बीच में ब्लैक कलर वाला कौन सा है? नॉर्मल। ये जो एन एंड एस है, एन एंड एस एक नाम है लाइन का, एक लाइन है एन से एंड एस तक, एन से एंड एस तक। ये क्या है सर? ये भी और ये भी, ये दोनों क्या है? नॉर्मल है, ठीक है। आप अलग अलग डायग्राम बनाओ तो दो बार लिख लेना नॉर्मल, ठीक है बेटा। चलिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है सर? सिंपल सी बात, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल विल बी इन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब देखो ये सारे के सारे बोर्ड पर ही तो है, कोई बोर्ड वाले प्लेन से, कोई सरफेस से बाहर थोड़ी आया है ना। तो ध्यान रखना है सर, इंसिडेंट रे क्या बोल रहा है लॉ? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all always lie between, always lie between, lie between नहीं, lie in a same plane, always lie in a same plane, ठीक है। सेकंड लॉ क्या बोलता है? ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना सर। सेकेंड लॉ बोलता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ, रेशियो ऑफ साइंस ऑफ, रेशियो ऑफ साइंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन will always be constant, will always be constant। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो, साइंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, मतलब साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, रेशियो किस किस का? साइंस ऑफ, है ना, साइन मतलब प्लूरल है ना, साइंस ऑफ, एक बार तो आई का साइन ले लो और आर का साइन ले लो, तो साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है।
मतलब किन्हीं भी दो मीडियम्स के लिए आप बात करोगे तो हमेशा कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, आर कुछ इस तरीके से आएगा कि साइन आई और अपन में साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चीज आ गई ना, लेकिन इससे जब डील करेंगे और पढ़ेंगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगी सारी चीज, बिल्कुल आसान हो जाएगी सारी चीज। ठीक है, चलिए अब जल्दी से ऐसा जो भी चीजें बोर्ड पर दिख रही है इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हरी अप। हाँ जी सर, नोट कर लिया मिटाए। देखें सर, ये जो लॉ है ना सेकंड वाला, इसको समझना है हमें कि साइन आई साइन आर ये क्या है, कैसे है, कहां से आया है, कैसे काम आएगा, ये सारी चीजें अब हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखें सर, देखिए सर बच्चों ध्यान से सुनना। वेयर ये जो साइन आई है अपॉन में साइन आर है, ये इक्वल होता है, कांस्टेंट था ना लॉ में, कांस्टेंट होते हैं, वो कांस्टेंट क्या होता है सुनो, वो कांस्टेंट होता है म्यू टू अपॉन में म्यू वन, वो कांस्टेंट होता है म्यू टू अपॉन में म्यू वन। हियर म्यू वन एंड म्यू टू आर refractive indexes of medium 1 and medium 2। और ये मीडियम 1 और 2 क्या है बच्चा, जिस मीडियम से आ रही थी, मतलब हम जो लाइन बना रहे थे ना कर्व सरफेस, इसके ऊपर वाला तो मीडियम 1 है और इसके नीचे वाला मीडियम 2 है। ठीक है, कोई सा भी मीडियम हो, चाहे डेंसर हो, चाहे लेयर हो, चाहे लेयर हो, चाहे डेंसर हो, क्लियर, कैसे भी हो, बस ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेशियो होता है साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन। ठीक है, ये जो म्यू टू अपॉन में म्यू वन है, इसमें म्यू वन और म्यू टू होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम एंड मीडियम टू, मीडियम वन और मीडियम टू। क्लियर, जो पहले है ऊपर है जिसमें से रे आ रही है वो मीडियम वन है और जिसमें जा रही है वो मीडियम टू है। क्लियर हो गई सर बात। चलिए अब चलो हमारे पास एक बढ़िया सी चीज आ जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक नई चीज आ जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, अब हमारा एक नई टॉपिक और आसान सा बढ़िया सा एक टॉपिक आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात करेंगे इसकी। ठीक है, अच्छा बच्चों ये जो चीज है साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन में म्यू वन, ठीक है, या फिर ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये जो चीज थी हमारी साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, इसका एक नाम है, इस लॉ का एक फिक्स नाम है, ध्यान रखना है, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्लियर है, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्लियर है बच्चा लोग, पक्की बात है। चलिए हाँ जी, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई का मतलब समझ जाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट लिखना है नोट्स में पूरा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स वैल्यू, किसी एक मीडियम की फिक्स वैल्यू। ठीक है, ये क्या होती है सर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना सर, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in that medium I should write it in any medium, it's called absolute refractive index,
ऑफ दैट मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, ध्यान से देखो इसको भाई कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो लेना है किससे, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से। जो रेशियो आएगा उसको आप बोलोगे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा मैंने ये बोला कि मान लो किसी भी मीडियम का म्यू आपको चाहिए, एब्सोल्यूट म्यू, ठीक है, किसी भी मीडियम का, तो आप म्यू इक्वल्स टू क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको बोलते हैं c। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मान लो कोई भी vm, v है वेलोसिटी या स्पीड किसमें, मीडियम में, किसकी, लाइट की। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में c बोलते हैं और c की वैल्यू फिक्स होती है। बताता हूं अभी थोड़ी देर में। आप जब तक बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है उसे नोट करें एक बार। नोट कर लिया मिटाएं, देखो। तो बच्चा लोग हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक सीखा वो क्या सीखा कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं म्यू इक्वल्स टू c अपॉन में vm, म्यू इक्वल्स टू c अपॉन में vm। ठीक है, ध्यान रखना vm क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है सर वो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इतने मीटर चलती है लाइट, एक सेकंड में इतने मीटर, समझो, फील नहीं आ रहा ना, फील करो, इसको चेंज करोगे तो ये बनेगा 30,000 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 30,000 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नहीं है, 30,000 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है यार, ये बहुत ज्यादा है ये, बात समझो। हम लोग 3 किलोमीटर चलते हैं 15 मिनट में, ये 30,000 किलोमीटर चल रही है एक सेकंड में। समझ गए, फील हो गया ना लाइट की स्पीड को, कर लिया फील। ठीक है, चलिए तो बच्चा लोग ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला c अपॉन में vm। क्लियर हो गई बात? चलिए अब बच्चा लोग दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। क्लियर? चलिए बच्चा लोग मीडियम की बात हो रही है तो आप ध्यान रखना, कुछ मैं बता देता हूं आपको, नोट करके ये चीजें ध्यान रखना आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, बच्चों वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो नीचे भी क्या आएगा, ऊपर तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आता ही है, नीचे क्या आता है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। मीडियम क्या ले रहे हो, वैक्यूम, यहां पे भी वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट, यहां पे भी वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट, तो ये क्या आ जाएगा, रेशियो 1 आ जाएगा। तो वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.00000। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के लिए म्यू ए, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरेस्ट इक्वल्स टू वैक्यूम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी 1.50। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसको आप बोलते हो 4/3, इसको आप बोलते हो 3/2। ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसे याद रख लो। ठीक है, और ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। आप वैक्यूम और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नियरेस्ट इक्वल्स टू 1 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके कॉमन डाटा फैक्ट नोट कर लो।
नोट कर लिए? मिटाएं? हाँ जी बोलो। देखें, अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाँ जी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में बात करनी है, किसी के कंपैरिजन में बात करनी है, तो इसका मतलब यहां पर एक मीडियम नहीं दो मीडियम की बात होगी। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन बहुत आसान है। क्या है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो ऑफ, यहां से स्टार्ट करते हैं, रेशियो ऑफ refractive indexes of medium 1 and medium 2 is called relative refractive index. Relative refractive index of medium 1 with respect to medium 2, क्या बोल रहे हैं हम? मीडियम 1 का मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और वो कैसे निकालते हैं सर? कि मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, डिवाइड कर दो मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, क्या μ1 अपॉन में μ2 के पहले वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले से कितना ज्यादा है, बात समझ में आ रही है? वो है उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वो क्या होता है सर? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप बोल सकते हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है, ध्यान से देखना है μ12 का मतलब क्या है। μ12 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पहले जो लिख रहा है उसका मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। ठीक है, पहले जो लिख रहा है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाद में जो लिख रहा है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सर μ12 इक्वल्स टू क्या मिल गया? μ1 अपॉन में μ2। ठीक है, अच्छा बच्चों अभी अभी मैं एक चीज पढ़ करके आया हूं, सिंस कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फर्स्ट मीडियम की बात हो रही तो फर्स्ट मीडियम की लाइट आएगी, स्पीड आएगी, है ना? ये लिख सकता हूं। एंड μ2 इक्वल्स टू c अपॉन में v2 लिख सकता हूं। बोलो, लिख सकता हूं ना? अगर ये दोनों ऐसे हैं सो फाइनली ये μ12 इक्वल्स टू μ12 इक्वल्स टू μ1 को μ2 से डिवाइड करो, μ1 को μ2 से डिवाइड करो। सर ध्यान से देखना, डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना है तो ये उल्टा होकर के इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये मतलब v2 ऊपर c नीचे, c से c कैंसिल, क्या बन जाएगा? v2 अपॉन में v1। क्या बन जाएगा? v2 अपॉन में v1। मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस फॉर्मूले से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए जल्दी से आप इसको एक बार नोट करें, फिर बात करते हैं। बेटा ठीक है, देखिए बच्चा लोग, μ12 को इस फॉर्मूले से भी डिफाइन किया जा सकता है, ध्यान रखना, है ना? मतलब ध्यान रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, μ12 इक्वल होता है, या तो आप μ1 अपॉन में μ2 कर दो,
ये नहीं पता तो v2 अपॉन में v1 कर दो। ध्यान रखना स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन में v होता है ना, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन में v होता है ना, तो म्यू और v आपस में उल्टे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर म्यू ऊपर है, जैसे म्यू1 अपॉन में म्यू2 है, ठीक है, म्यू1 ऊपर है तो सामने v1 नीचे होगा, v2 ऊपर होगा। ये छोटी सी बस जनरली ट्रिक बता रहा हूं, याद रखने का छोटा सा मेथड हो सकता है ये। अगर आपको चीजें समझ में आती है फिर तो क्या कहने, बात ही अलग है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट करें सर, इसको, इस चीज को तो ध्यान रखना, दो फॉर्मूले होते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, क्लियर होगी बात। चलिए जल्दी से इस छोटे से फॉर्मूले को नोट कर लो, फिर एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, रिफ्रैक्शन के तो बाद में देखेंगे, ठीक है। हाँ जी नोट कर लिए, मिटाएं, देखिए सर। Find the speed of light in glass if refractive index of glass is 4/3। एज कितना होता है ग्लास का, 3/2, ठीक है, ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है सर, सॉल्यूशन देखिए सर। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मान लो मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, क्या लिखूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही लिखूंगा ना सर। चलिए हाँ जी सर, इसको सॉल्व करेंगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है मुझे कितना है, 3/2 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट पता है मुझे 3 × 10⁸ अपॉन में ये मुझे निकालना है बीजी, ठीक है। तो इस बीजी को तो इधर ले आओ, इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3 × 10⁸ × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया सर, ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ जी बहुत सिंपल चीज है, क्या हो जाएगा आराम से, बिल्कुल सिंपल है ना, बोलो पक्की बात है, स्नेल्स लॉ वगैरह सारी चीजें याद है ना। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन समझने के लिए, समझ में आ गई क्या बात, डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर, सारी बातें, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर है। चलिए तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, आज का क्लास लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, नोट कर लिया सर भाई, सिंपल सा ही तो न्यूमेरिकल है, नोट कर लिया। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, खत्म करते हैं, आज काफी कुछ पढ़ लिया हमने, ठीक है। बाकी की नेक्स्ट क्लास हम रिलेटेड पढ़ेंगे, इट विल बी रिलेटेड टू फिनोमेना, रिफ्रैक्शन के जो फिनोमेना होते हैं कि रिफ्रैक्शन मुझे कहां कहां देखने को मिल रहा है, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हो रही हैं अर्थ पे जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, उन सब की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, क्लियर है सर। चलिए तो बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए कॉन्फिडेंस और नई एनर्जी के साथ, ठीक है। चलिए थैंक यू सर।